जहाँ पर लोग जो है, किसी भी देश के लोग जो हैं वो खुद अपनी सरकार को चुनते हों भाई, है ना, उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं यहाँ पर, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी बोल देते हैं। इस डेमोक्रेसी के लिए देखो एक बहुत ही फेमस लाइन है जो आपने बताई, मान लो अभी अमेरिका जो है ये दुनिया में सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश माना जाता है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका मानी जाती है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हुए, एक राष्ट्रपति हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, सुना है आपने, है ना, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन से एक बार किसी मतलब पत्रकार ने पूछा कि आपको अगर डेमोक्रेसी को एक लाइन के अंदर मतलब उसकी डेफिनेशन बतानी है तो आप एक लाइन में मतलब डेमोक्रेसी को या लोकतंत्र को कैसे डिफाइन करोगे। तो अब्राहम लिंकन ने उस समय एक लाइन बोली थी जो डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी फेमस हुई और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनते हैं आपके लिए। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है कि जहाँ पर जनता खुद अपने लिए सरकार चुनती हो भाई, है ना, मतलब इसको ऐसे बोल देते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है ना, टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, जहाँ जनता खुद अपने लिए सरकार चुनती है अपने ही लिए, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या बोल देते हैं यहाँ पर, डेमोक्रेसी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को यही स्टार्ट करना है, आपको नोट करते जाना है इसके अंदर साथ के साथ भाई, नोट्स अपने खुद बनाने हैं आपको भाई। तो सबसे पहले आप देखो इसके अंदर लिखेंगे डेमोक्रेसी ना, दिख रहा है ये, दिख रहा है ना ये कलर सबको भाई, डेमोक्रेसी या इसको क्या बोल देते हैं यहाँ पर, लोकतंत्र भाई, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र क्या होता है। देखो इसके अंदर, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें अब्राहम लिंकन जो है, उन अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन इसकी बताई है भाई। ये अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जनता द्वारा जनता के लिए नो फॉर द पीपल तथा जनता का शासन, ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहलाता है भाई, लोकतंत्र कहलाता है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहलाता है भाई। अब देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का ना, बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो जनता द्वारा का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल मतलब जनता खुद अपना शासन चुनेगी भाई। कैसे चुनते हैं अपनी शासन, अपना सरकार कैसे चुनते हैं यहाँ पर, अपनी वोट डालकर चुनते हैं ना, वोट डालकर क्या करती हैं लोग जो है, जनता अपना शासन चुनती हैं भाई। अब वोट जो डालने का जो प्रोसेस होता है अपने देश के अंदर, वो दो तरह का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मतदान, और एक होता है इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष मतदान। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो होते हैं ये। इसमें क्या होता है, देखो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझो। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जहाँ पर जितने भी वोटर हैं वो सारे वोटर, सारे मतदाता वोट डाल सकते हो भाई। ये नहीं देखा जाता भी किसकी प्रॉपर्टी कितनी है, कौन कितना टैक्स भरता है, सभी अमीर गरीब जो भी है मान लो, वो सारे जिसकी एक क्वालिफिकेशन होती है, जो क्वालिफिकेशन पूरी कर जाते हैं वो वोट डाल सकते हो। वो तो क्या होता है डायरेक्ट या प्रत्यक्ष मतदान बोलते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होता है, सभी लोगों को वोट डालने का राइट नहीं मिलता। उसमें क्या होता है, पहले जनता जो होती है कुछ लोगों को चुनती है वोट डालकर, और जनता के द्वारा चुने गए जो लोग होते हैं वो आगे वोट डालकर किसी और लोग को चुनते हो, वो क्या कहलाता है इनडायरेक्ट वोटिंग कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने भारतीय एग्जांपल से अगर आप समझें, अपने गांव के अंदर मान लो हमें सरपंच का इलेक्शन करना होता है, सरपंच का चुनाव करना होता है, तो हम कैसे चुनाव करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग होती है या इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट होती है। गांव के जितने भी वोटर हैं वो सारे वोटर क्या करते हैं वोट डाल सकते हैं जिसका मन करे भाई, ज़बरदस्ती नहीं डलवाया जाता। ये कंपलसरी नहीं है कि वोट डालना ही डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो आपके ऊपर फाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चाहे वोट डालना वो वोट डाल सकता है।
तो ऐसा जो वोटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष मतदान बोलते हैं उसको भी। दूसरा, अपने देश के अंदर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्योंकि आपने कभी सुना है कि हमारे गांव में से कुछ लोग वोट डालने गए हों राष्ट्रपति के चुनाव में, या आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं होता ना। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते हैं, जो एमपी होते हैं या जो एमएलए होते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के सदस्य होते हैं, या एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, केवल वही वोट डाल सकते हैं। अब इन एमपी और इन एमएलए को किसने चुना है, हमने चुना, जनता ने चुना। जनता के द्वारा चुने गए लोग जो हैं एमपी और एमएलए, वो आगे किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वो इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो दो तरह के चुनाव हो सकते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। तो जनता क्या करती है इसमें, जनता द्वारा का मतलब क्या होता है, जनता जो होती है वो वोट डालकर लोगों को चुनेगी और वो लोग क्या करेंगे, आगे सरकार बनाएंगे भाई, ठीक है। इसलिए जनता द्वारा बोलते हैं। जनता के लिए का मतलब क्या होता है, जनता के लिए का मतलब जनता जो होती है खुद के लिए जो सरकार चुनती है। हमने जो एमपी एमएलए प्रेसिडेंट और जो ये मान लो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जो बनाए हैं, मान लो ये हमने किसके ऊपर रूल करने के लिए बनाए हैं, हमारे ऊपर ही तो शासन करेंगे वो लोग। अब प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, वो किसके ऊपर शासन करते हैं, जनता के ऊपर ही करते हैं। तो हमने हमारे लिए ही उन लोगों को चुना है, इसलिए क्या कहा गया, ये जनता के लिए। जनता का क्यों बोलते हैं कि जनता का शासन, इसलिए बोलते हैं इसको कि अगर कोई भी चुना हुआ व्यक्ति जनता के लिए ठीक से काम नहीं करेगा तो उसको हटाने की पावर भी तो किसकी होती है, जनता की। तो इनडायरेक्टली रूल किसका हुआ, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होती है, जनता होती है। हमने इस बार देखो वोट डालकर हमारे भी एमएलए चुने मान लो अभी, और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में इनको हटाने की पावर फिर से किसके पास है, जनता के पास ही है। जो भी एमएलए हमने चुने हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर मतलब या जो सीएम बनाए हैं, ये अगर हमारी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करेंगे तो पब्लिक क्या करेगी, अगली बार इनको वोट नहीं देगी तो अगली कोई नई सरकार आ जाएगी। तो जो फाइनल पावर होती है वो किसके पास होती है, जनता के पास होती है। इसीलिए ये कहा जाता है इसमें कि जनता द्वारा जनता के लिए, और जनता का जो शासन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें इसमें कि जो वोटिंग की जो बात की अपन ने भाई, इस वोटिंग के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटिंग या मतदान के लिए योग्यता भाई, मतदान के लिए योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वोटिंग करने के लिए, इंडिया के हिसाब से आप बात कर रहे हैं भाई ना, भारत के अंदर। तो बताओ, हाँ सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपको क्या नज़र आती है इसमें भाई, क्या होना चाहिए, इंडिया का मेंबर नहीं, सिटीजन है ना, मेंबर बोलते हैं, गलत बोलते हैं, मेंबर नहीं, इंडिया कोई मतलब कंट्री के क्या होते हैं, सिटीजन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहली तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो अपने इंडिया का नागरिक नहीं है वो यहाँ पर वोट नहीं डाल सकता भाई, है ना। तो पहली क्वालिफिकेशन ध्यान रखेंगे आप कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, नागरिक है, इसके बाद बताओ अगली क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाँ 18 साल या उससे अधिक की एज होनी चाहिए भाई ना। 18 साल से कम अगर एज है तो वो वोट नहीं डाल सकता। तो अगला ये ध्यान रखेंगे आप, जो मिनिमम एज है भाई, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज या न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 या 18 प्लस भाई, 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये एज से एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये स्टार्टिंग से 18 साल की एज नहीं थी मिनिमम एज। ये स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय इसकी एज कितनी रखी गई थी, 21 साल थी। जिसकी एज 21 या 21 साल से अधिक हो जाती थी उसको वोट मतलब डालने का राइट मिलता था, अधिकार मिलता था। बाद में इस एज को रिड्यूस किया गया, इसको 21 से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। अब देखो, जब 21 से घटाकर एज को 18 किया गया
तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे संविधान में चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ। और जब भी संविधान में कोई बदलाव होता है उसको क्या बोलते हैं आप, संविधान संशोधन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं उसको। संशोधन का मतलब क्या होता है, सुधार करना या बदलाव करना। और सुधार कब होगा, संविधान में जब कोई नई चीज़ जुड़ेगी या कोई चीज़ हटेगी, हटाकर भी तो सुधार कर सकते हैं आप, है ना। तो ये चीज़ों को जोड़ना संविधान में या चीज़ों को हटाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, संशोधन करना। और इस संशोधन का एक तरीका होता है, कौन कर सकता है संशोधन, ये संविधान में चेंजेस कौन कर सकती है, हमारी पार्लियामेंट, संसद कर सकती है। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे आप, वो तो अलग चैप्टर बनेगा हमारा अमेंडमेंट का। यहाँ ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी कोई सुधार या जब भी कोई संशोधन होता है तो उसका एक तो नंबर होता है कि ये पहला संशोधन हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा। और जिस साल में होता है उसका साल लिखा जाता है साथ में कि पहला संशोधन इस साल में हुआ, दूसरा संशोधन ये इस साल में हुआ। तो जब यहाँ पर देखो ये जो वोटिंग की जो एज है भाई, इसको 21 से घटाकर 18 किया गया, तब भी तो संविधान में संशोधन करना पड़ा। तो वो कौन सा हुआ था संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये, 1989 के अंदर। तो वो भी आपको ध्यान रखना है इसमें, अगला पॉइंट कि जो एज वाला है भाई, इसमें ध्यान रखेंगे कि 61वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भाई। अच्छा, इसे संविधान संशोधन का जिक्र बहुत बार होगा आगे भी, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने स्टार्ट कर दिया आपने तो बार बार इसका जिक्र आएगा संविधान संशोधन का। तो इसको पूरा लिखने की बजाय आप इसको लिखेंगे ऐसे शॉर्ट में CAA, ध्यान रखना अभी, है ना। आगे जब भी CAA लिखा जाए इसका मतलब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फुल फॉर्म ये बनती है, या हिंदी में संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा पूरा का पूरा, ये ना। बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, CAA लिख लेंगे आप। तो 61 CAA कब हुआ था ये, 1989 द्वारा भाई। जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज जो है, न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई भाई, 21 से घटाकर 18 वर्ष। इक्कीस से 18 की गई थी, ठीक है। तो ये तो क्वालिफिकेशन जो है वोटिंग के लिए ध्यान रखनी है अपने को, दो हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, 18+ की एज या 18 या 18+ होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है, क्या आपकी मान लो एज हो गई है 18 साल, तो और मान लो आज आपका बर्थडे है और कल इलेक्शन है मान लो, तो आप 18 साल के हो गए आज, तो कल वोट डालने जा सकते हैं। तो हाँ, दूसरी क्वालिफिकेशन, तीसरी ध्यान रखनी है हमें। होता क्या है कि हमें अपने हर एक गांव की क्या होती है, हर एक गांव या शहर में भी जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, उस एरिया की एक वोटिंग लिस्ट होती है। उस वोटिंग लिस्ट के अंदर हमें अपना नाम लिखवाना पड़ता है। जब तक उस वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं दर्ज होगा हमारा, तब तक आप वोट नहीं डाल सकते। अपनी एज चाहे 70, 80, 90, 100, 200 कितने भी साल हो गई हो, ये नहीं बोल सकते कि मेरी एज 60 साल हो गई है मैं वोट डाल कर आऊँगा। जब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तब तक आप वोट नहीं डाल सकते। अब ये वोटिंग लिस्ट कौन बनवा कर देगा, हमें खुद ही बनवानी पड़ेगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसी एज हमारी 18 साल या उससे ज़्यादा होती है तो हम अपने डॉक्यूमेंट सरकार को सबमिट करवाएं, और वो सरकार हमारे लिए क्या करेगी कि वोटिंग ID कार्ड बनाएगी। गवर्नमेंट नहीं बनाती है, वैसे कौन बना कर देता है, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है, चुनाव आयोग जो होता है। चुनाव आयोग मतदाता सूची बनाता है। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तब गाँव में जो सरकारी स्कूल वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, जो सरकारी टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप वोट बनाओ गांव में जो भी होते हैं। तो हमें अपने जो भी आधार कार्ड वगैरह अपने सारे डॉक्यूमेंट उसको जमा करवाने होते हैं। वो क्या करते हैं, फॉर्म फिल करके आगे भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और थोड़े समय के बाद हमारा वोटर ID कार्ड बनकर आ जाता है। बनवाया आपने? हाँ, जिसने बनवाया उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं बनवाया वो बनवा लेंगे, जिनकी एज हो गई है 18 साल से, तब पता लग जाएगा उनको, ठीक है, ज़्यादा जो हो गई है। तो ध्यान रखना है आपको इसमें, ठीक है। तो इसमें तीसरी क्वालिफिकेशन क्या ध्यान रखेंगे आप, तीसरी ध्यान रखेंगे इसमें कि मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। मतदाता सूची का मतलब होता है वोटिंग लिस्ट भाई। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
ठीक है, तो ये 18 से 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। शादी करने की एज कितनी है? हाँ, लड़कों के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21, है ना, आपको 21 साल का होना पड़ेगा। और लड़कियों के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18 साल है ये, है ना। आगे गवर्नमेंट ने ये रूल पास करने की योजना बना रही है कि जो लड़कियों की जो एज है वो भी बढ़ाकर कितनी की जाए? 21 की जाए। अभी पास नहीं किया गया है, कैबिनेट ने इसको मतलब परमिशन दे दी है, लेकिन आगे जब भी ये पार्लियामेंट से पास होगा रूल जो है तो ये हो जाएगा ये, है ना। अभी तक तो यही है, लड़कों के लिए 21 साल, लड़कियों के लिए 18 साल। इन आगे 21-21 करने की प्लानिंग है सरकार की, हो सकता है जल्दी कर भी दे, 21-21 दोनों की हो जाएगी ये। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं रहेगा उसके बाद में, है ना। अभी ये है 18-18 करनी चाहिए, है ना। हाँ, कोई नहीं, अभी तो मौका है तुम्हारे पास। 21 अभी तो 18 है ही, कोई है तो अभी तो कर लो, है ना। कानून पास हो जाए फिर 21 2-3 साल और वेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में, है ना। तो ये देखो, ये क्वालिफिकेशन ध्यान रखनी है अपने को भैया। तो ये जो भी ये क्वालिफिकेशन पूरी करता है वो वोट डाल सकता है भैया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी से एक बार लोकतंत्र से ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भाई। इसके बाद देखो एक वर्ड और ध्यान रखना है आपको, लोकतंत्र के बाद दूसरा ध्यान रखेंगे आप, एक वर्ड आपने सुना होगा गणतंत्र, या इंग्लिश में दिख नहीं रहा? दिख रहा है तो सही है भाई, गणतंत्र, या इसको क्या बोलते हैं आप? रिपब्लिक। कब बनाते हैं आप बताओ? गणतंत्रात्मक दिवस कब बनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं आप, है ना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मतलब होता है गणतंत्र का? ये तो ठीक है, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे लोकतंत्र का पढ़ा अपन ने, लोकतंत्र वो होता है ऐसा देश जहाँ पर सरकार लोग खुद चुनते हो अपनी, वो देश क्या कहलाता है? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी होती है। ऐसे ही भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है बता सकते हो ऑनलाइन वाले भी कोई भाई? ना भाई, अब हर साल आप 26 जनवरी को छुट्टी तो कर लेंगे, अभी भी आएगा 26 जनवरी आने वाला है ना, अभी छुट्टी बनाएंगे, संडे को है। ये गया, फिर एक छुट्टी गई, है ना। तो देखो, जब भी मतलब पहले कभी तो आपने छुट्टी बनाई होगी, स्कूल में पढ़ते थे हर साल 26 जनवरी को छुट्टी होती थी मान लो, या स्कूल में कोई फंक्शन हो जाता था जो भी है मान लो, तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि गणतंत्र होता क्या है, किसको बोलते हैं गणतंत्र। देखो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, अभी समझो। ऐसा देश जिस देश का मुखिया जो हेड होता है देश का, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस देश के लोगों के द्वारा चुना जाता हो, वो देश क्या कहलाता है? रिपब्लिक या गणतंत्र कहलाता है। ध्यान रखना इसको। अपने इंडिया के से अगर आप समझें, हमारे भारत के मुखिया कौन है? कौन है? राष्ट्रपति होता है ना, प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के हेड होते हैं। अभी राष्ट्रपति जो है कौन है इस समय? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति है। तो आप मुझे बताओ, क्या हमारे देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बन जाता है भी मैं बनूंगा राष्ट्रपति इस बार? इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। मैंने भी ये लाइन बोली थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी हो, इलेक्शन होना चाहिए। जहाँ इलेक्शन होगा हेड का, मुखिया का, वो क्या होगा? देश गणतंत्र देश कहलाएगा, गणतंत्रात्मक रिपब्लिक कंट्री कहलाएगा भैया। तो भारत में जैसे पुराने समय में था, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे कि जब राजा हुआ करते थे उसको राजतंत्र बोलते हैं। जैसे मुगल में जैसे बाबर था, बाबर का बेटा, बाबर राजा था, भारत का मुखिया था मान लो दिल्ली का वो। तो बाबर के बाद अगला राजा कौन बना? बाबर का बेटा बना हुमायूं। वहाँ इलेक्शन थोड़ा ना हुआ था। तो उस समय हम गणतंत्र नहीं थे, उस समय रिपब्लिक नहीं थे, उस समय क्या था? यहाँ पर राजतंत्र चलता, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो राजतंत्र होता है। तो इसमें भारत में अब तो गणतंत्र है ना, अब भारत का मुखिया कौन बनेगा, ये इनडायरेक्टली भारत की पब्लिक ही डिसाइड करती है, जनता ही डिसाइड करती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमपी एमएलए वोट डालते हैं, उन एमपी और उन एमएलए को चुना किसने है? हमने तो चुना है उनको। तो हमने जिन लोगों को चुनकर आगे भेजा, वो आगे हमारे लिए मुखिया का चुनाव कर रहे हैं। तो चुनाव होना चाहिए कैसे भी हो चाहे, तो वो कहलाता है गणतंत्रात्मक देश। अब 26 जनवरी को हर साल आप रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को आपने बताया कि संविधान लागू हुआ था, वो बात तो ठीक है। 26 जनवरी 1950 को पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी उसी दिन। तो हमारे पहले राष्ट्रपति कब आए थे? 26 जनवरी 1950 को अपने मतलब चेयर के ऊपर आए थे। इसीलिए आप क्या बन गए थे उस दिन? रिपब्लिक कंट्री बन गए थे। उससे पहले 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा
मुखिया कौन हुआ करता था? गवर्नर जनरल, जो कि कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं था। इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उसको गवर्नर जनरल बनाया था। यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति आए 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए आप क्या बने उस दिन? रिपब्लिक कंट्री बन गए। और आप हर साल रिपब्लिक डे बनाते हैं उस दिन भाई। ठीक है, आया समझ में ये रिपब्लिक क्या होता है? अब देखो दो चीज़ें हैं, एक है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो देश होता है जहाँ की सरकार लोग खुद चुनते हो भाई, वो देश क्या कहलाएगा? लोकतंत्र। एक होता है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है? देश का मुखिया लोग चुनेंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो हो जाएगा गणतंत्र। भारत में दोनों है ना, ये लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। आप मुझे बताओ, क्या कोई देश ऐसा हो सकता है जिसमें डेमोक्रेसी तो है, लोकतंत्र तो है, लेकिन उस देश में गणतंत्र ना हो सकता है ऐसा ना? और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए, वो है हमारे सामने इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसमें प्रधानमंत्री तो वैसे ही बनता है जैसे अपने देश में चुनाव होके बनता है भारत में, मतलब डेमोक्रेसी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति नहीं है ही नहीं। इंग्लैंड में जो काम भारत में राष्ट्रपति करता है, जो पावर राष्ट्रपति की है अपने इंडिया में, सेम वही पावर इंग्लैंड में कौन यूज़ करता है? वहाँ का राजा या रानी। आज भी राजा या रानी, आज तो राजा है वैसे भी, या रानी होती है मान लो, तो राजा या रानी का चुनाव थोड़ा ना होता है। जैसे पहले रानी थी एलिजाबेथ, मान लो वो मर गई तो उसके बाद उसका बेटा बन गया अभी चार्ल्स, जो है किंग चार्ल्स। अब ये मरेगा तो इसके बाद इसका बेटा बेटी बन जाएगा कोई ना कोई, वो मरेगा तो उसका बेटा बेटी बन जाएगा, तो चुनाव थोड़ा ना होता है। तो वो क्या कहलाता है? एक राजतंत्र है वहाँ पर ये आज भी। तो इंग्लैंड में डेमोक्रेसी तो है, सरकार तो वहाँ के लोग ही चुनते हैं, लेकिन वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम नहीं है, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का मुखिया वहाँ के लोग नहीं चुनते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसमें आप यही लिखेंगे गणतंत्र के अंदर, इसमें लिखेंगे कि ऐसा देश जिसका मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाए भाई। वो कहलाता है रिपब्लिक कंट्री भाई। अच्छा, भारत गणतंत्र कब बना अगर पूछ ले आपसे तो 26 जनवरी 1950 को ना। भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 को ना, ध्यान रखना है इसका भी। चलो इसके बाद आगे इसमें ध्यान रखना, देखो एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है। लोकतंत्र गणतंत्र के बाद तीसरा वर्ड ध्यान रखेंगे आप, वो होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। संघात्मक शासन व्यवस्था, ये इंग्लिश में बोल देते हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। ये वर्ड भी आपने सुने होंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है। देखो इसको समझो एक बार तो। इसके 3-4 मतलब वो होती हैं विशेषताएं, जहाँ पर ये पाई जाती हैं वो देश क्या कहलाता है? संघात्मक कहलाता है भाई। पहली क्वालिफिकेशन या पहली विशेषता मतलब इसकी क्या होती है संघात्मक में? ऐसा देश भाई जहाँ, ऐसा देश जहाँ 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो भाई। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो, अधिक स्तर की सरकार हो। दो या 2 से ज़्यादा मतलब लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, वो क्या कहलाता है? संघात्मक। 2 होंगे तो भी चल जाएगा, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं भाई। अब ये क्या होता है देखो, अपना जो इंडिया है उसमें गवर्नमेंट के कितने लेवल पाए जाते हैं? कितने लेवल की गवर्नमेंट अपने यहाँ पर? 3 की है इंडिया के अंदर।
आपने सुना भी है। सबसे ऊपर कौन सी होती है, सबसे टॉप लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ना, केंद्र सरकार, वहाँ पर क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। कौन है इस समय, नरेंद्र मोदी हैं। वो पूरे देश के हैं प्रधानमंत्री, किसी एक स्टेट के नहीं है, पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, मतलब तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। उसके बाद उसके नीचे जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बोलते हैं यहाँ पर। हर एक राज्य में क्या होता है, एक सीएम, एक मुख्यमंत्री होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो मतलब राज्य सरकार कहलाती है, वो अपने अपने राज्य को संभालेगा भाई। तो ये दूसरा लेवल हो गया। उसके नीचे जो होती हैं राज्यों के अंदर ही, वो होती है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन बोलते हैं उसको। उसमें क्या होती है, पंचायतें आ जाती हैं, सरपंच वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर भाई। तो गाँव की भी अपनी खुद की एक सरकार है। गांव का एक मुखिया होता है, जो कौन होता है, सरपंच होता है, वो काम करता है गांव के अंदर में। तो अपने इंडिया में कितने लेवल हो गए, 3 लेवल हो गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नेंस हो जाती है ये। जहाँ पर 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, वो कैसी व्यवस्था होगी, संघात्मक। इसका मतलब भारत में है संघात्मक ये ना, इसके हिसाब से। तो भारत वाली अगर आप लिखो तो इसमें लिख लेना भाई, चाहे कि भारत में 3 स्तर की सरकार पाई जाती है भाई, इसी के अंदर लिख लेंगे आप कि भारत में 3 स्तर की सरकार है भाई। तीन स्तर की सरकार है। कौन कौन सी हैं, तो वो आपको बताया मैंने अभी। एक तो केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी है वो है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं आप स्थानीय स्वशासन, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। अच्छा, एक तो ये होती है। दूसरी विशेषता क्या होती है संघात्मक शासन व्यवस्था में, दूसरी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सत्ता का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए भाई। सत्ता का विकेंद्रीयकरण, इंग्लिश में बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भाई। विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीयकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है केंद्रीयकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन, और एक होता है विकेंद्रीयकरण डिसेंट्रलाइजेशन। इनमें क्या होता है देखो, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के अंदर समझ लो इसको। जैसे इसमें क्या होता है, एक तो होता है केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण में तो क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन में सारी की सारी पावर जो होती है देश को चलाने की, वो सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के पास हो। अपने यहाँ भारत में 3 है गवर्नमेंट के लेवल। जब सारी पावर एक ही गवर्नमेंट के पास होगी तो वो तो क्या कहलाता है, सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीयकरण कहलाता है। सारी शक्तियाँ एक केंद्र पर आकर रुक जाती हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर किसको दी जाती है, राज्य सरकारों को। और राज्य सरकार से कुछ पावर लेकर किसको दे दी जाती है, स्थानीय सरकार को। सभी के अंदर जो है शक्तियां बांट दी गई, सब सत्ता बांट दी गई। एक के पास सारी शक्ति नहीं है, कुछ केंद्र सरकार के पास होती है, कुछ राज्य सरकार के पास और कुछ स्थानीय सरकार के पास। इसको क्या बोल देते हैं आप, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। क्या है भारत में, ये है ना। अब सारी की सारी पावर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ना है, स्टेट भी तो काम करता है। और गांव में सरपंच के पास भी तो पावर ही है अपने यहाँ, उसके पास ये थोड़ा ना भी कोई पावर नहीं है, पावर तो वो भी काम करता है अपना। तो ये भारत में पाई जाती है भाई। इसके बाद देखो तीसरा इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, वो होता है शक्तियों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए भाई। शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ये क्या होता है, इसको समझो। देखो इसको आप एक फैमिली के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ना, एक एग्जांपल लेते हैं आप। मान लो कोई फैमिली है, कोई परिवार है मान लो, उसमें एक तो ई नाम का कोई व्यक्ति है मान लो,
और इसे ए के मान लेते हैं आप कि इसके 3 बेटे हैं मान लो। एक तो है राम, एक है राहुल और एक है मान लो अमित। 3 बेटे हैं मान लो इसके, ठीक है, राम, राहुल और अमित। इन तीनों, इस फैमिली की एक फैमिली है मान लो, इसके 3 प्रकार के बिजनेस है मान लो, 3 प्रकार के काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनके मान लो एग्रीकल्चर लैंड भी है, ये खेती करते हैं मान लो। इनके कोई फैक्ट्री भी है, और मान लो कि इनके कोई और भी मान लो कोई भी बिजनेस मान लेते हैं, मान लो कोई डेयरी फार्म है मान लो, है ना, भैंसे वगैरह पालते हैं, दूध बेचते हैं। 3 बिजनेस है मान लो इनके ये। अब देखो सेंट्रलाइजेशन में तो क्या होता है, इन तीनों बिजनेस है मान लो इनके, इन तीनों की पावर किसके पास है मान लो? ए के पास। सारी पावर ए के पास है, क्योंकि ये इनका सबका बाप है अभी तीनों का। ये कहता है सारे काम मेरे से पूछकर करने हैं, मेरे से बिना पूछे ना तो कौन सा बीज लगाना है खेत में, कब फसल बोनी है, कब काटनी, कब पानी लगाना, सारे काम मेरे से पूछ के करने हैं। फैक्ट्री में क्या माल बनाना है, कितना बनाना है, किसको बेचना है, किससे सामान लेना है, सारे मेरे से पूछ कर होने चाहिए। तो तीनों उद्योगों के सारे काम मैं ही करूँगा, सारी पावर मेरे पास है। ये तो क्या कहलाती है? केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन कहलाती है। अब मान लो ये एक बीमार रहने लग गया, इसकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो इसने क्या किया, इसने अपने बेटों को बुलाया, अपने बेटों को ये बोल दिया कि अब मेरे से सारे काम नहीं संभलते भाई, अब आप क्या करो, मेरे को सिर्फ कैश का काम दे दो भाई, पैसे सारे मैं गिनूंगा, है ना, पैसों का लेन देन सारा मैं करूँगा, बाकी तुम संभालो, काम अपना देख लो भाई। अब क्या हुआ, कुछ काम ए ने अपने पास रख लिया, बाकी सारे काम किसको सौंप दिए? अपने बेटों को सौंप दिए। ये क्या हो गया अभी? डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण हो गया। अब सारी पावर एक जगह नहीं है, अब पावर क्या हो गई? बट गई अलग अलग जगह पर। तो अब क्या हुआ, जब इसने काम अपने बेटों को सौंप दिया तो अगले दिन सुबह सुबह ये तीनों भाई मतलब नहा धोकर तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। ए जो है मान लो, ये राहुल जो है मान लो, ये राम जो है मान लो, राम जो है ये तैयार हुआ ट्रैक्टर लेके कि मैं आज बाज़ार जाऊंगा और आज बीज वगैरह खाद वगैरह मैं लेकर आऊँगा बाज़ार में से। जिसमें राम ट्रैक्टर लेके चलने लगा, उसी समय दूसरा भाई आ गया राहुल कि ना भाई साहब मैं जाऊंगा बाज़ार, तो आज ना मेरे को बाज़ार में काम है, मैं फिल्म भी देख आऊँगा आते टाइम और वो सारा सामान भी ले आऊँगा मैं। इतने में ये जाने लगा, इतने में कौन आ गया? अमित आ गया कि कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरे को मिलके आना है किसी से, शहर में मैं जाऊंगा भी ना, और आते टाइम सामान भी ले आऊँगा मैं। अब क्या हुआ, तीनों भाई लड़ रहे हैं आपस में कि खेती के लिए खाद बीज लेने के लिए कौन जाएगा बाज़ार के अंदर। ये बेचारा बैठा बैठा देख रहा है कौन? ए। पहले क्या होता था, जैसे ए बोलते थे वैसे काम कर लेता था भाई, ये कौन जाएगा कौन जाएगा, ये सबको ऑर्डर देता था। अब ए ने क्या कह दिया कि मेरे को सिर्फ पैसों से मतलब है, बाकी काम तुम अपने आप देख लो। ए देख रहा है कि ये लड़ रहे हैं तीनों भाई आपस में। अब ए ने तीनों को फिर बुलाया आपस में अपने पास, इसने बुलाकर क्या किया, अब इसने क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। बंटवारा कैसे किया इसने ये काम बांट दिए सबके। इसने कहा कि खेती का सारा काम कौन देखेगा? राम। राहुल को फैक्ट्री सौंप दी, तू फैक्ट्री संभाल। अमित को बोल दे तू छोटा है, तू एक बारी क्या कर, डेयरी संभाल भी, बाद में फैक्ट्री भेजेंगे तेरे को। अब आप बताओ, जब शक्तियाँ बट गई सबकी आपस में, अब खाद और बीज लेने कौन जाएगा बाजार के अंदर? अब कोई झगड़ा नहीं है तीनों भाइयों का आपस में। इसको क्या बोल देते हैं आप? शक्तियों को बांट देना भी, कौन काम किसका है और कौन क्या काम करेगा, है ना। ये होता है शक्तियों का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। हमारे देश में भी ऐसे ही है ना। हाँ, कौन सा काम केंद्र सरकार का है, कौन सा काम राज्य सरकार का है और कौन सा काम स्थानीय सरकार का है, सारे आपस में बटे हुए हैं। ये झगड़ा नहीं है कोई किसी का, ये काम केंद्र करेगा या राज्य करेगा। और कैसे बांटी गई है ये? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 3 लिस्ट तैयार की गई है, 3 सूचियां बनाई गई, आगे पढ़ेंगे आप उनको। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट या फेडरल लिस्ट बोल देते हैं, केंद्र सूची। एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, आगे आएंगे उनके बारे में जिक्र। केंद्र सूची में क्या है? सारी वो बातें लिखी गई हैं जिनको लेकर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। राज्य सूची में सारी वो बातें लिखी हुई है जिनको लेकर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और जो तीसरी है समवर्ती सूची, उसमें सारी वो बातें लिखी गई हैं जिनको लेकर दोनों कानून बना सकते हैं अभी, सेंटर भी और स्टेट भी, केंद्र भी बनाएगा राज्य भी बनाएगा। कोई डिस्प्यूट हो गया मान लो, तो लागू कौन सा होगा? केंद्र वाला होगा, सेंटर वाला होगा। अब आप बताओ मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको लेकर काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट के अधिकार में नहीं है, राज्य नहीं कर सकता वो काम हमारे देश में। बताओ कोई भी एक ऐसा काम जो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है।
रोड तो बना सकती है, स्टेट भी बनाती है। अपने गांव में जो रोड बनाते हैं लोकल, जो कौन है, राज्य सरकारें बनाती है। लो तो स्टेट के भी होते हैं, जैसे हरियाणा में कानून नहीं लागू कर दिया, पेंशन बना दी या कुछ और, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट के लिए बनाती है कानून। तो देखो भर्ती नहीं, ऐसे नहीं, हाँ आर्मी बोल सकते हैं आप, है ना, भर्ती नहीं, आर्मी। आर्मी को आप बोलेंगे डिफेंस, रक्षा। भारत की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी है, राज्यों की है या भारत सरकार की है? भारत सरकार की है ना, केंद्र की है ये। आर्मी के अंदर जितने भी पावर हैं वो सारी आर्मी की पावर कौन यूज़ करती है? केंद्र सरकार। कभी सुना है आपने हरियाणा सेना, पंजाब सेना, गुजरात सेना? कि आपने राज्यों की सेना है ही नहीं, हमेशा क्या लिखा हुआ आता है? भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है सारे, डिफेंस बोल सकते हैं आप ना, इंडिया गवर्नमेंट करती है। और कोई एग्जाम्पल, जैसे रेलवे है ना, रेलवे है, जैसे रेलवे कभी सुना है आपने कि हरियाणा रेलवे, पंजाब रेलवे, बिहार रेलवे, है ना? रेलवे चाहे अपने गांव में से क्यों जाते हो, हमेशा क्या लिखा हुआ होता है? इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, है ना। तो भारत की सरकार के कंट्रोल में है। आप रेलवे का एग्ज़ाम दोगे, मान लो रेलवे में आपकी मतलब सिलेक्शन हो जाता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होगी या सेंटर की होगी? सेंटर ना, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अपने छोटे से किसी गाँव में भी कोई रेलवे स्टेशन है मान लो, उसका नाम भी चेंज क्यों ना करना हो, तो स्टेट नाम चेंज नहीं कर सकता उसका। कौन चेंज करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे को लेकर सारे राइट, सारे कानून कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कभी किसी स्टेट में सुना है कि रेलवे मिनिस्टर है? अपने हरियाणा में कोई रेलवे मिनिस्टर है इस समय? नहीं है। रेलवे मिनिस्टर हमेशा कहाँ होता है? सेंटर में होता है, रेल में जो काम करेगा भाई। अच्छा, इसके अलावा और करेंसी है, जैसे मुद्रा है ना, मुद्रा, करेंसी। मुद्रा कौन, मतलब उसको अधिकार है? केंद्र सरकार को अधिकार है उसको जारी करने का। क्या स्टेट अपनी अलग अलग मुद्रा जारी कर सकते हैं? अब हरियाणा ये बोल दे कि मैं तो अपने नोटों के ऊपर अलग फ़ोटो छापूंगा ना, क्या कर सकता है ऐसा? पूरे देश के जो करेंसी होगी वो भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगी। तो ऐसे कुछ काम है जो केवल केंद्र सरकार कर सकती है भाई। स्टेट की पावर कौन सी होती है? जैसे एग्जाम्पल के लिए पुलिस है, जैसे, है ना, पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जैसे ये सुना होगा आपने, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर एक स्टेट की क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वो स्टेट के कंट्रोल में। और भी बहुत सारे हैं, वो आगे पढ़ेंगे आप इनमें। कंकरेंट लिस्ट जो होती है, समवर्ती सूची, उसमें क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन है, जैसे शिक्षा। स्कूल देखे होंगे आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के, और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। हरियाणा बोर्ड भी है और सेंट्रल बोर्ड भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं। और एजुकेशन को लेकर अगर मान लो कोई कानून बना दिया, हरियाणा ने तो अलग बना दिया कानून, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंटर ने उसका उल्टा बना दिया। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा ने कानून बना दिया कि हम 10वीं तक के सभी बच्चों को अपने स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे। अगले दिन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि नहीं, 12वीं तक के सभी बच्चों को फ्री पढ़ाना है। तो अब कानून किसका लागू होगा? हरियाणा वाला या केंद्र वाला? केंद्र वाला। कोई भी अगर डिस्प्यूट है कहीं पर भी तो लागू कौन सा होगा? स्टेट वाला, केंद्र वाला, बस वो लागू करना पड़ेगा हमें। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई है, इस साल से लागू करने की मतलब वो सरकार कोशिश कर रही है कि अप्रैल से लागू करेंगे। NEP बोलते हैं उसको ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। अब हरियाणा ये नहीं बोल सकता कि मैं तो इसको लागू नहीं करूँगा अपने स्टेट में। सेंटर अगर उसको अप्लाई कर देगा तो उसको करना पड़ेगा फिर स्टेट को भी अपने यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? शक्तियों का बंटवारा करना भाई। आया समझ में ये? चलो, इसके बाद देखो, एक ध्यान रखना है हमें इसमें, चौथा जो है भाई वो होता है कि एक लिखित संविधान होना चाहिए भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए भाई, तो ही क्या होगा? वो संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी भाई। क्या भारत में है लिखित संविधान? भारत में है ना। भारत में तो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है अपने भारत का ना। लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना, भारत का संविधान सबसे बड़ा है भाई, लिखित संविधान। पांचवा एक इसमें और ध्यान रखेंगे आप, मुझे ध्यान रखो कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। तो देखो,
जिस भी देश में ये मतलब विशेषताएं पाई जाती है वो देश क्या कहलाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहलाता है ये। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है अपने देश में? स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि कोर्ट के ऊपर किसी भी मंत्री, किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का दबाव नहीं होना चाहिए भाई। अब कोई भी जज है मान लो, उसको राष्ट्रपति फ़ोन कर ये नहीं बोले कि मेरे दोस्त का केस है इसमें तेरे को ये फैसला सुनाना है। कोई मंत्री उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता किसी भी जज के ऊपर। क्या भारत में है ये ऐसा? जुडिशरी अपने देश की वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। कोई भी चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, किसी भी कोर्ट के जज को फ़ोन करके ये नहीं बोल सकता कि मैं प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, इस केस में ये फैसला सुना देना, नहीं तो तेरे को देख लूँगा मैं, है ना। वो जज है वो जज देख लेगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नहीं देख सकता जज को। ध्यान रखना है ये ना। सबसे पावरफुल जो पोस्ट है अपने देश में वो कौन सी है? जज की है। और जज भी अगर सुप्रीम कोर्ट का हो तो फिर तो कहना ही क्या है भाई ना। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे पावरफुल होते हैं। तो इसीलिए अपने देश में क्या है, आज तक लोगों का जुडिशरी के ऊपर विश्वास बना हुआ है, न्यायपालिका के ऊपर विश्वास आज तक भी है। कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता है, कभी भी किन्हीं भी दो लोगों का मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया, तो मतलब लोगों के मुंह से एक ही बात निकलती है कि तेरे को तो मैं कोर्ट में देख लूँगा। कोई ये नहीं बोलता तेरे को तो मैं थाने में देख लूँगा, है ना। पता है थाने में तो कैसे काम होना होता है ना, जिसकी ज़्यादा पावर पहुंच होती है उसका काम बन जाएगा। कोर्ट में ही लोगों के मुंह से निकलता है कोर्ट में देखूंगा तेरे को तो मैं, कि लोगों का विश्वास है आज तक कोर्ट न्याय करेगा भाई, कि कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है। क्यों दबाव में नहीं है? कि अगर आप एक बार जज बन गए, जज आप अपनी क्वालिफिकेशन से बनोगे, पेपर होते, रिटन एग्जाम होते हैं, वो आप मतलब पेपर देकर आप जज बन जाओगे। मान लो जज आप बन गए तो उसके बाद आपको हटाने की पावर नहीं है किसी के पास भी। राष्ट्रपति तक भी आपको आपके पद से नहीं हटा सकता। आप हटोगे कैसे? आपको हटाने के लिए हमारी संसद के अंदर से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। और वो भी कैसे? 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 बहुमत से। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 67 लोग एग्री होने चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है इतने लोग अगर एग्री हैं हटाने के लिए तो आप हटोगे, वरना आप हटोगे ही नहीं। और आज तक किसी जज को हटाया ही नहीं गया, आज तक किसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुश्किल है पास करना। 2/3 बहुमत लेना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, है ना। इसलिए हटे नहीं है। एक ही जज हटे थे, वो भी मतलब अपने संविधान लागू होने से पहले। वो आप पढ़ेंगे जुडिशरी जब पढ़ेंगे आप, तब उसके अंदर। इसलिए जब अब मुझे पता है कि मैं जज हूँ, अब कोई चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, मेरे को पद से वो हटा नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे, अगर मैं हाई कोर्ट में हूँ जज तो मेरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं भाई। अब तो मेरे को जज के रूप में ही काम करना है, चाहे मैं हरियाणा की हाई कोर्ट में कर लूँ, चाहे मैं राजस्थान में कर लूँ, काम तो जज को करना ही है भाई। ट्रांसफ़र कर दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो ट्रांसफ़र वाला सिस्टम भी थोड़ा सा वो कर दिया ऑनलाइन वगैरह, उसमें ट्रांसपेरेंसी बना दी गई है उसके अंदर भी भाई, तो वो भी अब डर खत्म हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है मान लो, तो उसको तो ट्रांसफ़र का डर भी नहीं है। देश की एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो वहीं काम करना है दिल्ली के अंदर भी, और कहाँ ट्रांसफ़र करके भेजेंगे उसको। तो इसलिए वो दबाव में काम नहीं करते। आपस में भाईचारे में कोई बात मान ले वो अलग बात है, लालच में आकर किसी की बात मान ले वो अलग बात है। अब मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ये बोल दूँ किसी जज को कि तेरे को रिटायर होने के बाद मैं गवर्नर बना दूंगा, तेरे को रिटायर होने के बाद मैं मंत्री बना दूंगा, तू मेरे लिए ये काम कर दे, वो अलग चीज़ है। दबाव नहीं डाल सकते कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, काम करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है, ये स्वतंत्र न्यायपालिका है ये। अब वो गानों में अच्छा लगता है कि जज के आएंगे पसीने, है ना, मैं गोली चला दूंगा, है ना, ये बस गानों के अंदर ही ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये जज है वो कुछ भी कर सकता है, वो इतना पावरफुल है वो जज जो होता है। इसलिए आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, जजों को जब वकील आगे केस लड़ते हैं वो क्या बोलते हैं, माय लॉर्ड बोलते हैं ना, कि माय लॉर्ड ऐसा, माय लॉर्ड ऐसा। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, भगवान। भगवान कहकर बोलते हैं, सचमुच भगवान है वो। उसके मुंह से निकली हुई एक एक बात क्या है, कानून है, नियम है। जो बात वो बोलेगा सामने चेयर पर बैठकर वो पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो वो गाने गुणे सुनकर कभी भावनाओं में नहीं बह जाना है अपने को, है कि जज कुछ नहीं, जज सबसे पावरफुल है। और कभी भगवान प्रकट हो जाए हमारे सामने और बोले कि बेटा बेटी बता, कोई तेरे से एक इच्छा तेरी पूरी करूँगा, कोई नौकरी, कौन सी नौकरी मांगेगा, जज की मांगनी है। सबसे पावरफुल वही है ना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक हाथ जोड़कर खड़े होते हैं जजों के सामने जो होते हैं, अगर जाना पड़ जाए कोर्ट के अंदर तो इसलिए ये ध्यान रखना, स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने देश के अंदर। जिस देश में ये विशेषताएं पाई जाती हैं वो शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, संघात्मक या फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहलाता है ये। इसका जो अपोजिट होगा
इसका अपोजिट हो जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, एकात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं। एकात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम बोल देते हैं उसको, वो हमारे देश में है नहीं। यूनिटरी में क्या होता है, केवल एक ही स्तर की सरकार होगी वहाँ पर, नाम से पता लग रहा है एकात्मक, है ना। राज्य सरकार और केंद्र सरकार होंगी नहीं, स्थानीय सरकार होंगी नहीं वहाँ पर। अगर सरकार एक है तो विकेंद्रीकरण करेंगे कैसे, सारी पावर उसी एक गवर्नमेंट के पास रहेगी ना, शक्तियों का बंटवारा होगा वहाँ पर। लिखित संविधान एकात्मक में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कंपल्सरी नहीं होती मतलब वहाँ पर ये। तो जहाँ पर सरकार का केवल एक ही लेवल है, सारी शक्तियाँ केवल एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, उसको क्या बोल देते हैं आप, एकात्मक। लेकिन भारत में कैसा है, ये संघात्मक वाला है ये, ठीक है। आया समझ में ये? इससे क्वेश्चन आए हुए, किसी का सीटी का एग्जाम भी है क्या आगे, HSSC। ये जो पिछले जो डी ग्रुप का पेपर हुआ था 2019 के अंदर, 19 वाला पहली बार जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन था ये। और डी ग्रुप का पेपर सबसे लो लेवल का एग्जाम माना जाता है अपने हरियाणा के अंदर। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये कि इनमें से कौन सी एक विशेषता संघात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है, नहीं पूछ लिया था। तो कोई 3 ऑप्शन तो इनमें से दे दिए थे, एक गलत करके दे दिया उसमें से, तो वो गलत वाला पहचानना था हमें ये। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आते ही आते हैं, SSC वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनसे भाई, ठीक है। चलो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन समझो आप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है भाई। क्वेश्चन है भारत में कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसको समझना एक बार, देखना, लिखने की जरूरत नहीं है। भारत में कैसी शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब देखो आपके सामने ऑप्शंस जो हैं भैया, मान लो पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए एकात्मक मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, तीसरा आपको दे दिया जाए अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक या इसको क्वासी फेडरल बोल देते हैं भाई, क्वासी फेडरल। और डी कुछ भी दे दे, मान लो ये सभी या नन ऑफ दीज कुछ भी दे दे, मान लो ना, डी छोड़ दो, मान लो ये 3 ही ऑप्शन है। तो कौन सा ठीक करेंगे आप? भारत में कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन संघात्मक नहीं है अपने देश में। ये भारत में अगर आ जाए कैसी शासन व्यवस्था है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अर्ध संघात्मक वाला बताना है, ध्यान रखना ये। तो नोट करने वाली बात जो है ये है हमारे एग्जाम के लिए कि भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? अर्ध संघात्मक भाई। तो आप सिंपल ये लिख लेंगे, भारत में अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है या क्वासी फेडरल पाई जाती है ये। अब ये अर्ध संघात्मक कौन सी होती है? जिसमें एकात्मक के गुण भी हों और संघात्मक, कुछ गुण एकात्मक के यूनिटरी के हों और कुछ गुण फेडरल के हों, दोनों का मिक्सचर होगा, वो क्या होगा? अर्ध संघात्मक। अपन ने भारत में कोई एक्सट्रीम किसी चीज़ को अपनाया ही नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ें एक जैसी अपना ली हो अपने। हमने हमेशा हर एक चीज़ में क्या किया है? मिला जुला रूप ही अपनाया है। जैसे अपनी इकोनॉमी कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी मानी जाती है अपनी, मिश्रित मानी जाती है अपनी अर्थव्यवस्था भी। हर एक चीज़ में अपने जो 2 चीज़ें होती है मान लो कोई भी, उनके मिले जुले रूप को ही अपनाया है हमने। अब देखो अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी सारी, इसको समझो ये अर्ध संघात्मक क्यों है। ये हमने अब तक जो सारी विशेषताएं पढ़ी थी वो सारी किस चीज़ की थी? हमारे देश में संघात्मक की थी। एकात्मक वाली कौन कौन सी हैं? अभी एकात्मक में क्या होता है? सारी पावर एक ही जगह होती है, वो एकात्मक होती है। मान लो जैसे आप देखो हमारे देश की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका जो है वो कैसी है? आप सोच के बताओ, एकात्मक है या संघात्मक है? जुडिशरी हमारे देश में 3 तरह के कोर्ट होते हैं। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। क्या हमने ऐसे कर रखा है कि हाई कोर्ट से कुछ पावर लेकर, सुप्रीम कोर्ट से कुछ पावर लेकर हमने हाई कोर्ट को दे दी हो, या हाई कोर्ट से कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दी हो? ऐसा कुछ नहीं है। अपने देश में जुडिशरी को लेकर सारी की सारी पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होंगे
1950 से लेकर आज तक जितने डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो सारे के सारे डिसीजन सभी कोर्ट्स को मानने कंपलसरी हैं। कोई नहीं बोल सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानता। ये तो सारी पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अपनी न्यायपालिका कैसी है? एकात्मक है, उसमें तो संघात्मक नहीं अपनाया हमने गुण को। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, हमारे देश की जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंक वगैरह जो है, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है अपने देश के अंदर? जो RBI। तो हमने क्या ऐसा कर रखा है कि RBI से कुछ पावर लेकर PNB को दे दियो, SBI को दे दियो? सारी की सारी पावर किसके पास है? RBI जो भी डिसीजन लेगा सभी बैंकों को मानने जरूरी होंगे, कंपलसरी होंगे भी। तो हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो कैसा है? हमारा एकात्मक हो गया। और भी एग्जाम्पल है कई सारे, जैसे जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, आपातकाल का चैप्टर अलग बनेगा, आपा पढ़ेंगे। जब भी आपातकाल लगेगा तो क्या होता है? आपातकाल के समय जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्यों की जो सरकारें होती हैं, सभी राज्य सरकारों की पावर जो होती है वो किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट के पास कोई पावर नहीं रहेगी। तो जब आपातकाल होगा तो हम कैसी व्यवस्था अपना लेते हैं? एकात्मक वाली। स्टेट की तो पावर छीन ली, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई। तो आप देखो मिला जुला रूप है हमारे देश में, हम कैसे भी ढल सकते हैं, एकात्मक भी बन सकते हैं और संघात्मक भी। इसीलिए भारत की शासन व्यवस्था पूछे तो कौन सी बताओगे? अर्ध संघात्मक या क्वासी फेडरल बताएंगे आप। ये ठीक है, कर लोगे ये? चलो ठीक है, इतना ही करते हैं, बाकी आप अगली क्लास में समझेंगे फिर भाई। आया समझ में ये? ठीक है भाई।